Assalamualaikum student, statistics and business mathematics बीकॉम पार्ट 1 2018 रेगुलर। उसका पेपर का सॉल्यूशन यहाँ दिया जा रहा है और 2018 रेगुलर के अंदर सबसे पहला सेक्शन ए है और ये सेक्शन ए है जो आपको यहाँ रिप्रेजेंट किया जा रहा है। सेक्शन ए में पहला सवाल आपसे पूछा है कि ए और बी दो मैट्रिक्सेस दिए हुए हैं और यहाँ आपको वेरीफाई करना है कि ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज बराबर होगा ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज के। यानी इस सवाल में दो पार्ट दिए हुए हैं, एक में आपने वेरिफिकेशन दी गई है और दूसरे में आपसे कहता है देन शो करना है कि ए को मल्टीप्लाई बी से कराएंगे, फिर बी का ट्रांसपोज करके ए से कराएंगे, दोनों को प्लस कराएंगे, फिर इसमें से 2a को माइनस कराएंगे तो इसका जो आंसर होगा वो तमाम नल मैट्रिक्स के बराबर आएगा, यानी सारे मैट्रिक्स में ज़ीरो आएंगे। तो सबसे पहले वेरिफिकेशन वाला सवाल है, ए में से बी को माइनस करवाएंगे, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये हमारी लेफ़्ट साइड आ जाएगी। फिर राइट साइड लेंगे तो पहले ए का ट्रांसपोज करेंगे और फिर बी का ट्रांसपोज करेंगे और उन दोनों ट्रांसपोज को रिजल्ट को लेस करवाएंगे तो दोनों साइड आपकी इक्वल हो जाएगी। इसी का जो सेकंड पॉइंट दिया हुआ है वो ए को बी से मल्टीप्लाई करना है। देखें, ए मैट्रिक्स को जब भी किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कराते हैं तो उसका जो रिज़ल्ट होता है वो ए मैट्रिक्स से रहता है। लिहाजा हमने इसको स्टेटमेंट के मुताबिक पूरा मल्टीप्लाई नहीं करा, बल्कि इसको स्टेटमेंट के मुताबिक ए मल्टीप्लाई का जो रिज़ल्ट होगा वो हमारा ए मैट्रिक्स का ही आंसर आना है। तो लिहाजा हमने इसको स्टेटमेंट के तहत हमने ए मल्टीप्लाई बी को डायरेक्ट लिख दिया। फिर बी ट्रांसपोज किया, फिर ए से इसको मल्टीप्लाई कराएंगे। तो वही बात है कि अगर आप इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ए से मल्टीप्लाई कराएं या ए को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कराएं, आंसर जो होगा वो ए मैट्रिक्स का ही रहेगा। स्टेटमेंट के मुताबिक इसको सॉल्व कर लिया और इसको मल्टीप्लाई कराया, वो उनको स्टेटमेंट के मुताबिक प्लस करवाया और फिर 2a निकाला और इनको आपस में लेस करवाया तो हमारा जो आंसर होगा वो नल मैट्रिक्स के बराबर आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1b जो है वो क्रैमर रूल से मुताबिक आपको सवाल पूछा है 3/3 है, इनके कोफिशिएंट निकाल लेंगे आप और पहले ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो 2 आएगा, एक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो 2 आएगा, वाई का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो माइनस का 10 आएगा और ए जी का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो 8 आएगा। एक्स का आंसर 1, वाई का आंसर -5 और जी का आंसर 4 आएगा। क्वेश्चन नंबर 2a जो आपको पूछा है वो वर्टेक्स और रूट से मुताल्लिक पूछा गया है। पहले हम इसको सिंप्लीफाई करके मल्टीप्लाई कर लेंगे, इनके कोफिशिएंट निकाल लेंगे और वर्टेक्स के फार्मूले पुट करेंगे तो वर्टेक्स में एक्स का आंसर -2/5 आएगा और वर्टेक्स वाई का आंसर जो है वो -9/5 आएगा। रूट मालूम करेंगे तो रूट में इनके कोफिशिएंट निकाल लेंगे और रूट के फार्मूले में पुट करेंगे तो रूट के अंदर एक एक्स का आंसर -1 और एक एक्स का आंसर 1/5 आएगा। तो रूट का आंसर आ जाएगा -1 और 0 और 1/5 और 0। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2b जो है वो आपको डेरिवेटिव से मुताल्लिक पूछा है। मल्टीप्लाई रूल से भी कर सकते हैं, सिंप्लीफाई करके भी कर सकते हैं, दोनों तरह से। यहाँ पे हमने फर्स्ट स्टेप में इसको मल्टीप्लाई करके इसको डेरिवेटिव निकाला है और सेकंड के अंदर हमने डेरिवेटिव निकाला है वो मल्टीप्लाई रूल्स के मुताबिक निकाला है। दोनों मेथड कर दिए हैं, जो आपको बेहतर लगे वो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3a जो है यहाँ पे आपको इक्वेशन बनानी जनरल फॉर्म के अंदर x इंटरसेप्ट -2 के बराबर है और y इंटरसेप्ट -1/3 के बराबर है। तो जो x इंटरसेप्ट है उसको a एज्यूम कर लेते हैं और जो y इंटरसेप्ट है उसको b वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं और फार्मूले में पुट करेंगे, इक्वेशन बन जाएगी, जनरल फॉर्म बनाएंगे और जनरल फॉर्म में से हम स्लोप को फाइंड कर लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3b जो है वो आपका मैक्सिमम वैल्यू से पूछा है, क्वाड्रेटिक फंक्शन दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव को जो हमारे पास x जो होगा उसको 0 पुट करके x की वैल्यू निकालेंगे क्रिटिकल और फिर सेकंड डेरिवेटिव लेंगे। सेकंड डेरिवेटिव हमारी नेगेटिव आ रही है, तो जब सेकंड डेरिवेटिव हमारी नेगेटिव आ रही है तो इसका मतलब है कि इस फंक्शन में जो भी निकलेगा वो हमारा मैक्सिमम पॉइंट होगा। तो x पे जो भी पॉइंट निकलेगा y की कीमत वो मैक्सिमम पॉइंट कहलाएगी। तो हम इसमें मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेंगे। तो x की कीमत 3 थी और y की कीमत हमने निकाली तो 58 आ गया, यानी 3 और 58
इस फंक्शन की सबसे मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3C है, सिंपल सा डेटर्मिनेंट मालूम करना है और इसका डेटर्मिनेंट निकालेंगे तो -845 आएगा। ये था सेक्शन ए, मैथमेटिक्स से मुताल्लिक पूछा गया था। सेक्शन बी जो है वो आपका क्वेश्चन नंबर 4A, इसमें आपको सॉल्व करना है, कैलकुलेट करना है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को सॉल्व करना है। अच्छा, इस सेंट्रल टेंडेंसी में जो हमारे फार्मूले होते हैं वो मीन, मीडियन, मॉड, जीएम और एचएम। इस चैप्टर में जो फार्मूले यूज़ होते हैं वो सेंट्रल टेंडेंसी को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है, वो सारे फार्मूले इसमें यूज़ करना है। तो सबसे पहले इसके अंदर हम मीन कैलकुलेट करेंगे, एफ क्लास इंटरवल, एफ का कॉलम बनाएंगे, एक्स का कॉलम बनाएंगे, एफ एक्स क्लास बाउंड्रीज और सी एफ। मीन निकालेंगे तो पहले एफ एक्स को मल्टीप्लाई करके उसका टोटल करेंगे। एफ एक्स का टोटल जो है वो 806 आ रहा है और एफ का टोटल 80 आ रहा है। मीन निकालेंगे तो मीन का आंसर आएगा 10.075। मीडियन निकालेंगे, सिलेक्शन ऑफ द मिडिल क्लास करेंगे, 40 पोजीशन आई। उस 40 पोजीशन को हम देखेंगे कि हमारी जो कॉम्बलेट फ्रीक्वेंसी सी एफ उसमें कहाँ लाई कर रहा है, तो 54 में लाई कर रहा है। इसमें से हम लोग डेटा निकालेंगे। डेटा निकालने के बाद मीडियन के फार्मूले पुट करेंगे तो मीडियन का आंसर 9.62 आ जाएगा। मोड जब हम मालूम करेंगे तो मोड का रूल ये होता है कि जो हमारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है उसके हिसाब से हम मोड को फाइंड करते हैं। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारी क्या है, इसमें 18 आ रही है। तो 18 वाली जो हमारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इसमें 22 आ रही है, तो 22 वाली जो है वो मॉडल क्लास के लाएगी और इसी में से हम जो है सारा लोअर मॉडल क्लास और एच मालूम करेंगे। फार्मूला के पुट करेंगे तो हमारा मोड का आंसर जो है वो 8.2 आ जाएगा। इसका रिलेशन बना लेते हैं, मीन मीडियन मोड के दरमियान मीन का आंसर ग्रेटर आ रहा है तो इसका मतलब ये राइट स्क्यूट कहलाएगा। फिर हम जीएम एचएम निकालेंगे, चाहे तो अब एक साथ टेबल बना सकते थे लेकिन हमने यहाँ अलग कर दिया ताकि मिक्स ना हो जाए। तो फिर हमने जीएम निकाला, एफ लॉग एक्स निकाला, उसका टोटल किया, उसको फार्मूले पुट किया तो जीएम का आंसर 8.79 आ रहा है, ठीक है। और हार्मोनिक मीन के लिए एफ ओवर एक्स का टोटल निकाला, उसको पुट किया तो हमारा एच एम का जो आंसर है वो 7.025 आ रहा है। इनका रिलेशन बनाते हैं, इनके कमेंट्स तो नहीं सिर्फ रिलेशन बनाया जाता है, तो जी एम जो है वो ग्रेटर आ गया और एच एम जो है वो लेस आ गया। ज़्यादातर यही होता है कि जब आप जी एम एच एम निकालें तो हमेशा जी एम का आंसर जो होता है वो ग्रेटर ही शो करता है। क्वेश्चन नंबर 4B जो है, ये जो सवाल है आपका कंबाइन मीन से मुताल्लिक है। इसमें फर्स्ट हमने जो बहुत किए शेयर्स वो 9000 के किए हैं और फर्स्ट एवरेज प्राइस जो पर शेयर्स है वो 45 रुपये का पर शेयर है। और इसी तरह से सेकंड बहुत जो हमने किए हैं शेयर्स वो 9000 के किए, सेकंड एवरेज प्राइस हमारा 36 का है। हमने N1 निकाले तो N1 हमारे पास 200 शेयर्स आए। N2 कैटेगरी के अंदर जो हमारे वो N2 जो है 250 शेयर्स आए, इसको कंबाइन मीन के फार्मूले पुट किया तो हमारा कंबाइन एवरेज प्राइस जो होगी कंबाइन वो 40 रुपीज़ पर शेयर कहलाएगी। इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 5A जो है वो आपका कंसिस्टेंसी से मुताल्लिक दिया हुआ है और इसमें हम सबसे पहले बेसमेंट ए के जो स्टैंडर्ड निकाल लेंगे, उसका मीन निकालेंगे, उसकी बेसमेंट ए की जो सीवी आएगी 103.086 आएगी। बेसमेंट बी की हम सीवी निकालेंगे, स्टैंडर्ड एविएशन निकालेंगे तो स्टैंडर्ड एविएशन 24.53 आएगा। मीन निकालेंगे 39.67 आएगा। और बेसमेंट बी की जो हमारे पास सीवी है की परसेंटेज आएगी वो आएगी 61.84। इन दोनों में से जो इसकी सीवी सबसे लेस होगी वही कंसिस्टेंट बेसमेंट होगा या कंसिस्टेंट प्लेयर होगा। तो यहाँ पे बेसमेंट बी की जो सीवी है वो सबसे कम है तो लिहाजा बेसमेंट बी इज़ मोर कंसिस्टेंट कहलाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5B आपसे पूछा गया है और इसमें जो है वो आपको मीन डेविएशन फ्रॉम मीन से पूछ रहा है। पहले आप मीन मालूम करके डेविएशन करवाएंगे और उस डेविएशन का मीन निकालेंगे तो हमारे पास 3.22 आएगा। फिर मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन में पहले मीडियन फाइंड करेंगे, मीडियन का आंसर 4 आएगा और डेविएशन कराएंगे मीडियन में से और हर एक में से उसका मीडियन को माइनस करवाएंगे और हर एक में से मीडियन को माइनस करा के और जब इसका मीन निकालेंगे तो हमारा आंसर 3 आएगा। तो इसमें वही रिलेशन शो कर दिया कि इसने कहा था कि मीन डेविएशन फ्रॉम मीन का जो आंसर है वो ज़्यादा आ रहा है और मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन का आंसर जो है वो कम आ रहा है। उसके बाद प्रॉपर्टी से मुताल्लिक आपको दिया हुआ मीन ऑफ एक्स बता रहा है 50, मीन ऑफ वाई निकालना है। इक्वेशन पर आए और इक्वेशन में एक्स की जगह पे मीन को पुट कर दिया और सॉल्व किया पूरा तो हमें वाई का मीन 85 मिल गया। फिर इसके बाद आपको वेरिएंस ऑफ एक्स दिया हुआ 30 और वेरिएंस ऑफ वाई की प्रॉपर्टीज़ में आए
क्योंकि जब 15 को कोई भी नंबर जो है वो ऐड करें या लेस करें, वेरिएंस में चेंजिंग नहीं होती, तो -15 की जगह पे 0 हो जाएगा, 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। जो चेंजिंग होती है सिर्फ मल्टीप्लाई से होती है। तो मल्टीप्लाई को हमने सॉल्व किया, उसका आंसर निकाला तो 120 आ गया। क्वेश्चन नंबर 6A में हमने रिग्रेशन का सवाल दिया हुआ आपको, y/x की इक्वेशन बनानी थी, बी कोफिशिएंट निकाला तो हमारे पास 0.90 आ गया, ए कांस्टेंट निकाला हमारे पास 119.96 आ गया, इक्वेशन बनाई y इक्वल 119.96 प्लस 0.90x, और एस्टीमेट y को करना था x की जगह पे 69 पुट करके y की वैल्यू निकालनी है। तो जब आप 69 पुट करके निकालेंगे तो y का आंसर 182.06 आएगा। क्वेश्चन नंबर 6B, इसमें सारा डेटा दिया हुआ है, डायरेक्ट आपने कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के फार्मूले में आना, पुट करना है तो हमारा आंसर 0 आ जाएगा। और जब आंसर 0 आ जाता है तो वहाँ पे कोई दो वेरिएबल के दरमियान कोई रिलेशन नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 6B जो है वो आपको रिग्रेशन इक्वेशन से क्वेश्चन नंबर 6B आपको रिग्रेशन इक्वेशन से सवाल दिया हुआ था और कोरिलेशन से मुतालिक सवाल दिया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6C जो है ये आपका इंडेक्स नंबर से सवाल है। इसके अंदर आपको जो है इंडेक्स नंबर मालूम करना है, लेस्पेयर फार्मूला करना है, लेस्पेयर का आंसर निकाला तो 131.52% आ गया। सेक्शन सी जो है ये आपको डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन से मुतालिक दिया हुआ है और इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर जो है वो 7920 आएगा। बल्कि नॉट डिस्टिंग्विश फार्मूले से उसको अप्लाई करेंगे 7920 आएगा। और क्वेश्चन नंबर 7B जो है ये आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल दिया हुआ है इसके अंदर, तो ये हमारा एस्टिमेशन से होगा और यहाँ पर स्टैंडर्ड नॉन बता रहा है वेरिएंस, तो इसका स्टैंडर्ड निकालेंगे। नॉन में हमेशा हम जी टेबल अप्लाई करते हैं और उसको जी टेबल की वैल्यू अप्लाई करेंगे तो हमारा जो पॉपुलेशन मीन एस्टीमेट होगा वो 9.83 से लेकर 12.17 के दरमियान होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7B जो है ये आपको नॉट म्यूचुअली से मुतालिक दिया हुआ है। इसमें हमने बॉयज़ की प्रोबेबिलिटी निकाली, फिर फैट स्टूडेंट की प्रोबेबिलिटी निकाली और फिर फैट स्टूडेंट के अंदर बॉयज़ जो हैं वो भी फैट हैं, तो बॉयज़ दोनों के अंदर बॉयज़ में और फैट में दोनों बॉयज़ स्टूडेंट कॉमन है। कॉमन स्टूडेंट की प्रोबेबिलिटी निकाली फैट बॉयज़ स्टूडेंट की और फिर फार्मूले पुट कर दिया। इसका शॉर्टकट मेथड भी किया, उसके मुताबिक भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8A जो है वो आपको सैम्पलिंग से मुतालिक दिया है, विद रिप्लेसमेंट है, सैंपल बनाना है, दोनों के मीन प्रूफ कर लिए। मीन सैंपल का मीन 13.5 और पॉपुलेशन का मीन जो 13.5 आया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8B जो है वो 100 टाइम कॉइन टॉस हो रही है। अच्छा, कॉइन्स के हवाले समझ लीजिए, अगर आपके पास 1 से लेकर 4 तक कॉइन टॉस हो रही है और नहीं बताया जाता तो हम उसको सैंपल की मदद से करेंगे। अच्छा, 4 से ज़्यादा ही नहीं, 5 से लेकर और अगर 20 तक कॉइन्स यूज़ हो रही हूँ तो उसके अंदर हम बाइनोमियल से करेंगे। 20 से ज़्यादा कॉइन यूज़ होंगी तो हम उसको फिर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से करेंगे। ये पूरी कॉइन की आप जो है वो एप्लीकेशन समझ लीजिए। मीन निकाला, स्टैंडर्ड निकाला और जो रूल्स है उसके मुताबिक सॉल्व कराएंगे, क्योंकि यहाँ पे जाहिर सी बात है हम जब कॉइन्स का सवाल है इसको नॉर्मल में लेकर आएंगे और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में लेकर आएंगे तो यहाँ पे हम कंटिन्यूटी करेक्शन अप्लाई करते हैं। जो हमारी लोअर वैल्यू होती है इसके अंदर 0.5 लेस और जो अपर वैल्यू होती है इसके अंदर 0.58, कंटिन्यूटी निकाल कर करेक्शन अप्लाई करके एंड देन उसके बाद इसको अप्लाई करेंगे। ये था हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल। क्वेश्चन नंबर 8C जो है वो हमें डाइस का दिया हुआ है। 2 डाइस रोल कर रहे हैं और इसमें कह रहा है कि प्रोडक्ट जो होना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ डॉट इज़ मल्टीप्लाई बाई 8, यानी मल्टीप्लाई का रिजल्ट वो होना चाहिए जो 8 से क्या हो सके, मल्टीप्लाई। तो भाई 8 से क्या क्या मल्टीप्लाई हो सकते हैं, 4 2 8, 2 4 8, 4 4 16। ये 5 ऑब्जर्वेशंस हैं, ये 5 इवेंट्स हैं जो मल्टीप्लाई हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9A हाइपोथेसिस टेस्टिंग से मुतालिक दिया हुआ है। हमने इधर यहाँ पर H1 सेट किया, फिर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट लिखा और यहाँ पे नंबर 18 हैं और S अननोन दिया हुआ, तो यहाँ पे हम T कैलकुलेट करेंगे और T कैलकुलेट करने के लिए हमने SP निकाला, फिर T कैलकुलेट किया तो हमारे पास 0.89 इसका आंसर आया। अब हमारी 0.89 जो हमारी वैल्यू है, अगर हम टेबल की वैल्यू देखें 1.746 आ रही है और अगर 0.89 की बात करें तो ये हमारी वैल्यू जो है वो इससे पहले यानी एक्सेप्टेंस रीजन में लाई करेगी। और अगर हमारी वैल्यू एक्सेप्टेंस रीजन में लाई करेगी
तो इसका मतलब टी कैलकुलेटेड की जो वैल्यू है वो हमारी एच ओ जो होगा नल हाइपोथेसिस होगा वो एक्सेप्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 बी जो है वो आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से दिया हुआ है। हमने 4 आर स्मोकर की प्रोबेबिलिटी निकाली, फिर एटलीस्ट 4 आर स्मोकर की प्रोबेबिलिटी निकाली और उसको फार्मूले के मुताबिक पुट किया तो हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 ए जो है वो हमारा काई स्क्वायर से मुताल्लिक है। बहुत सिंपल सवाल है। तो यहाँ पे हमारे पास जो काई स्क्वायर कैलकुलेट की वैल्यू आई है 1.25 आई है, जबकि हम अगर टेबल में आते हैं तो टेबल में देखें तो हमारी वैल्यू जो है 1.52 जो है वो हमारी 6 से पहले आएगी, एक्सेप्टेंट रीजन में आएगी। तो अगर एक्सेप्टेंट रीजन में आ रही है तो हमारा जो नल हाइपोथेसिस होगा वो क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का बी, ये जो सवाल है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन से है और एटलीस्ट 3 विल बी रिसीव, इसकी हमने प्रोबेबिलिटी निकाली है। और पहले हमने 2 की प्रोबेबिलिटी निकाली, फिर हमने 1 की प्रोबेबिलिटी निकाली, फिर हमने 0 की प्रोबेबिलिटी निकाली। और क्योंकि जाहिर सी बात है हम पॉइसन के अंदर कभी भी मोड नहीं जाते क्योंकि हमें नंबर नहीं पता होता है, तो लिहाजा हमें जब भी एटलीस्ट हो या मोर देन हो हमने उसकी नेगेटिव यानी कॉम्प्लीमेंट प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है। क्वेश्चन नंबर 10 सी जो है ये उन्होंने एक हटके एक सवाल दिया है, उन्होंने सैम्पल बता दी एन कि 81 सैम्पल हैं जिसका हमने स्टैंडर्ड एरर निकाला है मीन, वो आया स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन 4 आया हुआ है। तो कहता है कि क्या साइज़ होगा सैम्पल का अगर हम 3.6 जो हैं वो उसके अंदर यानी स्टैंडर्ड जो हमारा एरर है वो 4 से कम होकर 3.6 हो जाए तो क्या सैंपल होगा, और वो सैंपल कितनी सैंपल है जो इसके अंदर इंक्लूड हुआ होगा, एडिशनल कितना इजाफा हुआ होगा, उस सैंपल के मुतालिक भी एडिशनल मेजरमेंट भी बतानी है। तो देखें सबसे पहले एन हमने लिया 81, स्टैंडर्ड एरर हमें मीन दिया हुआ 4, हमने फार्मूले में हमें स्टैंडर्ड नहीं पता तो हमने फार्मूले में वे रखा और जिसकी कीमत मालूम थी उसको पुट किया तो हमें पता चल गया हमारा स्टैंडर्ड जो 36 है। अब हमारे पास स्टैंडर्ड एरर अगर रिड्यूस होकर 3.6 हो जाता है तो हमारे पास स्टैंडर्ड तो 36 दिया हुआ है और अब जो रिड्यूस हो गया वो स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन जो हो जाता है वो 3.6 हो जाता है। हमने इसको फार्मूले पुट किया तो हमने एन निकाला तो हमारा पता चला कि जब हम 3.6 स्टैंडर्ड एरर कम कर देंगे तो हमारा सैंपल साइज़ बढ़ जाता है। ठीक है, जितना हम स्टैंडर्ड जो है एरर जो है वो कम करते जाएंगे उतना हमारा सैंपल साइज़ जो होगा वो बढ़ता जाएगा। इसका मतलब हमने अगर स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन को कम कर दिया 4 से लेके 3.6 कर दिया तो हमारा स्टैंडर्ड नंबर ऑफ सैंपल जो होंगे वो 100 हो जाएंगे। अब 100 क्योंकि ऑलरेडी हमारा 81 सैंपल थे अब हो गए 100, अब 100 में से 81 को लेस करा देंगे तो एक्चुअल जो हमारे जो स्टैंडर्ड एरर जो हमने कम किया 3.6 तो उसके कम करने से हमारे 19 सैंपल में जो है वो इंक्लूड होगा, 19 सैंपल जो हमारे इजाफा होगा जिससे बढ़ के हमारे टोटल मिला के जो है वो सैंपल 100 हो गए। तो ये हमने मालूम कर लिया इसके मुतालिक। तो ये थोड़ा सा चेंज सवाल था, इसको मैंने बिल्कुल ईजी करके सॉल्व किया, आप लोग को समझ आ जाएगा। तो बेटा ये था आपके पास 2018 रेगुलर का सोल्यूशन। आई होप इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी, ये प्रैक्टिस कीजिएगा और तमाम चीज़ों को आप इसको सॉल्व कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको इससे काफ़ी मदद मिलेगी। थैंक यू सो मच।